नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर मौर्य वंश के बारे में जाना था। आज उससे आगे अगला टॉपिक अपन लेते हैं अशोक। अपना अगला टॉपिक अशोक रहेगा। वैसे तो अशोक के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन जो टॉपिक आपके 10वीं किताब में आया हुआ है केवल उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अशोक 273 ईस्वी पूर्व से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक। देखो, अपन ने जब पिछली बार अशोक की बात की थी तो अपन ने कहा था कि अशोक बिंदुसार की यानी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शासक बना। बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन इसकी इच्छा के विरुद्ध अशोक राजा बनता है। तो ये बात किस में आ रखी है? जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बनता है। अशोक का राज्यारोहण या राजगद्दी पर बैठना वो हुआ था 273 ईसा पूर्व, यानी अशोक राजगद्दी पर तो 273 ईस्वी पूर्व बैठ गया, परंतु इसका राज्याभिषेक 4 साल बाद में हुआ। ये इन 4 सालों में जितने ही इसके विपक्षी व्यक्ति थे उन सभी को ये मारता है और उसके बाद में राजगद्दी या अपन ये कह सकते हैं राज्याभिषेक करता है। तो राज्याभिषेक का समय क्या हो जाएगा? इसके राज्याभिषेक का समय हो जाएगा 269 ईस्वी पूर्व। एक किंवदंती भी है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया, यानी वो उन सभी की हत्या करके राजा बनता है। आगे देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक नाम कौन कौन से अभिलेख के अंदर आता है? अशोक नाम कौन कौन से अभिलेख के अंदर आता है? आपको 4 अभिलेखों के बारे में 4 अभिलेखों को याद करना है। कौन कौन से? सबसे पहले मास की अभिलेख, और 2 नंबर पर गुर्जरा अभिलेख। ये दोनों अभिलेख तो आपके 10वीं किताब के अंदर आए हुए हैं। और 2 अभिलेख है, एक तो है नेटूर अभिलेख है, और इसके अलावा उद्गोलम। ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक आया है। इसके अलावा अधिकांश जितने भी अभिलेख हैं उनके अंदर नाम आया हुआ है देवानाम पिय या देवानाम पियदसी। अच्छा, एक अपने मास के अभिलेख के अंदर एक और नाम आता है जिसमें अशोक को बुद्ध शाक्य कहा है। क्या नाम है? मास के अभिलेख में अशोक नाम तो मिलता ही है, इसके अलावा एक और नाम मिलता है बुद्ध शाक्य। और अधिकांश अभिलेख के अंदर अधिकांश अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवानाम पिय या देवानाम पियदशी, ये नाम मिलता है। अधिकांश अभिलेखों में देवानाम पिय या देवानाम पियदशी। जेम्स प्रिंसेप द्वारा दिल्ली का जो टोपरा अभिलेख सबसे पहले पढ़ा गया उसके अंदर देवानाम पिय नाम ही पढ़ा गया था। तो यहाँ पर
अधिकांश अभिलेखों में नाम क्या मिलेगा, देवानाम पीए या देवानाम पियदसी। अगर मैं अशोक के पत्नी की बारे में बात करूं तो अपनी 10वीं की किताब के अंदर 2 का ही जिक्र आया हुआ है। पहली पत्नी का नाम है महादेवी और दूसरी पत्नी का नाम है कारुवाकी। जो महादेवी है ये विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री है और इसका जिक्र आया हुआ है आपके प्रयाग अभिलेख के अंदर। महादेवी के एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र और एक पुत्री है जिसका नाम है संगमित्रा और कारुवाकी के एक पुत्र था जिसका नाम था तीवर। देखो इसका जिक्र का याद रखने का जरूरत नहीं है, ये देखो याद रखो महेंद्र और संगमित्रा। महेंद्र और संगमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका जाते हैं। तो अपने को ये याद रखना है महेंद्र और संगमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका जाते हैं। किसके पुत्र हैं? अशोक के और महादेवी के। एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध ये शासक बनता है, राज्य गद्दी पर बैठता है 273 ईसा पूर्व, लेकिन 4 साल बाद में इसका राज्याभिषेक होता है 269 ईस्वी पूर्व। हमेशा ध्यान रखना राज्याभिषेक का ही ज्यादातर पूछा जाता है। आगे अपन जो भी बात करेंगे राज्याभिषेक से आगे के वर्षों की बात करेंगे। 269 ईस्वी पूर्व राज्याभिषेक होता है। अशोक नाम कहाँ मिलता है? 4 अपने को अभिलेखों के नाम याद रखने हैं, गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम। मास के अभिलेख के अंदर एक और नाम मिलता है, या यूं कह सकते हैं अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा। अधिकांश अभिलेखों में इसका नाम क्या मिलता है? देवानाम पीए या देवानाम पियदसी। इसकी 2 पत्नियों का जिक्र आ रखा है, महादेवी और कारुवाकी का। महादेवी की एक पुत्र है महेंद्र, दूसरी है संगमित्रा पुत्री। ये दोनों श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाते हैं। कारुवाकी का जिक्र प्रयाग अभिलेख के अंदर आया हुआ है। इसके पुत्र का नाम था तीवर। अब देखो, अब अपन इसके आगे की बात पढ़ते हैं। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष अशोक ने कश्मीर और खोतान क्षेत्र यानी हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों को मगध में मिला लिया। देखो वापस, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, तो राज्याभिषेक का तात्पर्य क्या हो गया? 269 ईस्वी पूर्व से 7वें वर्ष। ठीक है, क्या किया है? कश्मीर और खोतान, ये दोनों जो हिमालय की तराई वाले क्षेत्र हैं, इन्हें मगध में मिलाया। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, राज्याभिषेक का 8वां वर्ष। राज्याभिषेक का 8वां वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में यानी 261 ईस्वी पूर्व के अंदर कलिंग का युद्ध हुआ था। ये कलिंग का युद्ध ही है जो अशोक को महान अशोक बनाता है। तो देखो, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, समय क्या रहेगा? 261 ईस्वी पूर्व। होता क्या है? कलिंग का युद्ध। ये कलिंग आता है आपके उड़ीसा के अंदर।
अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। कुछ एक इतिहासकारों ने कहा है कि वहां पर हाथी बहुत ज्यादा मात्रा में थे, तो हाथी को प्राप्त करने के लिए कलिंग युद्ध हुआ। कुछ एक इतिहासकार कहते हैं समुद्री मार्ग के कारण युद्ध हुआ। लेकिन कलिंग का युद्ध अशोक के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहा। इस कलिंग के युद्ध की जिक्र कहां पर आया हुआ है, या हमें कलिंग के युद्ध की जानकारी कहां कहां पर मिलती है? देखो, एक तो है अशोक का 13वां अभिलेख, 13वां अभिलेख, यहां से अपने को इस कलिंग के युद्ध की जानकारी मिलती है। एक और है अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख। इस हाथी गुफा अभिलेख से भी अपने को इस कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख के अंदर क्या लिखा गया है? हाथी गुफा अभिलेख में लिखा गया है कि कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक नंदराज था। कौन था? नंदराज। और अगर मैं यहां पर इस युद्ध की बात करता हूं तो 1 लाख व्यक्ति इस युद्ध में मारे गए और लगभग 1.5 लाख व्यक्ति 1.5 लाख व्यक्ति इस युद्ध में बंदी बन गए। जब अशोक ने ये युद्ध क्षेत्र का मुआयना किया और जाकर देखा कि इतने लोग मारे गए, तो अशोक का क्या हो जाता है? इस युद्ध के बाद में हृदय परिवर्तन हो जाता है और अब वो युद्ध के बजाय धर्म का रास्ता अपना लेता है। तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लेता है। भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लेता है। धम घोष अपना लेता है अर्थात क्या हो गया? अब वो युद्ध की नीति छोड़ देता है और धर्म की नीति पर चलता है। अब वो राज्य विस्तार पर ध्यान नहीं देगा, अब वो धार्मिक कार्यों पर ध्यान देगा। इस युद्ध के बाद में, यानी कलिंग युद्ध के बाद में, जो आपके कलिंग की राजधानी है, कलिंग की राजधानी, वो परिवर्तन कर देता है। कलिंग की राजधानी कर लेता है धौली या तोसिली। धौली या तोसिली। तो एक बार इसका वापस मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले राज्याभिषेक का 7वां वर्ष। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में क्या करता है? कश्मीर और खोतान क्षेत्र यानी हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों को अपने मगध में मिला लेता है। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध होता है। इस कलिंग के युद्ध ने ही अशोक को महान अशोक बना दिया। इससे इसकी जानकारी 13वें अभिलेख के अंदर मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख के अंदर मिलती है। कलिंग का शासक नंदराज था। कलिंग की राजधानी परिवर्तन करके धौली या तोसिली रख दी और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बना लिए गए थे। इस युद्ध की दुर्दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक भेरी घोष के स्थान पर धम घोष अपना लेता है। अब देखो, इससे आगे अपन बात करते हैं। अशोक अब क्या करता है? धर्म का रास्ता चुन लेता है और फिर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। एक श्रमण का नाम आता है, श्रमण था निग्रोध, और एक व्यक्ति था उपगुप्त। इन दोनों के प्रभाव में आकर, श्रमण था निग्रोध और एक व्यक्ति था उपगुप्त, इन दोनों व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अशोक अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लेता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में एक इसका गुरु भी होता है, धार्मिक गुरु मोगलीपुत्र तीस। इन दोनों का प्रभाव, इन तीनों व्यक्तियों का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है, वो सारा धार्मिक कार्य करने लग जाता है। देखो, सबसे पहले श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त, ये दो व्यक्तियों के प्रभाव में
आकार बौद्ध धर्म अपना लेता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अशोक ने या अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त ने दी। ठीक है, और इसके ऊपर यानी अशोक के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? इसके गुरु मोगली पुत्र तिस का, मोगली पुत्र तिस का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। एक राजतरंगिणी किताब है, राजतरंगिणी, इसके लेखक है कल्हन। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले सेव था। सेव का मतलब क्या हो गया? शिव धर्म की उपासना, यानी शिव का उपासक। सेव का मतलब क्या हो जाएगा? शिव का उपासक। पहले सेव था, बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। पहले कौन से धर्म का था भाई? शिव, यानी शिव का उपासक था, और बाद में कौन सा हो गया? बाद में बौद्ध धर्म का हो गया। ये बात अपने को कहां से पता चलती है? राजतरंगिणी से पता चलती है। अब देखो यहां पर जब ये धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद में धार्मिक यात्राएं करता है। कौन सी यात्राएं करता है? धार्मिक यात्राएं, जिन्हें क्या कहते हैं? धम्म यात्राएं। अपन दो धम्म यात्राओं की चर्चा करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली धम्म यात्रा करता है वो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। वो यहाँ पर पहली धम्म यात्रा करता है राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। कहाँ गया था? बोध गया की यात्रा की। कब की? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। ये इसकी पहली धम्म यात्रा थी। ये इसकी पहली धम्म यात्रा। धम्म यात्रा का तात्पर्य क्या होता है? धार्मिक यात्रा। धम्म के बारे में अपन आगे अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। अगला देखो, इसके अंदर एक और आता है राज्याभिषेक का तात्पर्य यही है 269 ईस्वी पूर्व। तो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष इसने लुमनदेई, जो कपिलवस्तु नेपाल की तराइयों के अंदर है, वहां की यात्रा की। लुम्बिनी वन कपिलवस्तु की यात्रा की, जो कहां पर है? नेपाल की तराई क्षेत्र में, नेपाल की तराई क्षेत्र के अंदर। ये लुम्बिनी वन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। लुम्बिनी वन महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। इसके अलावा यहां पर एक रुमनदेई अभिलेख मिला है। रुमनदेई अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर एक तो बलि की चर्चा है। बलि का तात्पर्य होता है कर, टैक्स से। और दूसरी एक है, इसने भूमिकर को, रुमनदेई अभिलेख के अंदर भूमिकर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो किस अभिलेख से पता चलता है कि उसने भूमिकर को कम किया है? रुमनदेई अभिलेख से, जो कहां पर है? लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, यानी नेपाल की तराइयों के अंदर। प्रमुख रूप से अपने को दो धम्म यात्राओं के बारे में याद रखना है, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष।
10वें वर्ष कहाँ गया? बोध गया, ये इसकी पहली धम्म यात्रा थी। और एक 20वें वर्ष गया था लुम्बिनी वन, नेपाल के तराई क्षेत्रों के अंदर, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रुमनदेही अभिलेख। इसके अंदर रुमनदेही अभिलेख के अंदर क्या प्रमुख है? भूमिकर 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया। अब देखिए, आजीविकों के रहने के लिए इसने कुछ गुफाओं का निर्माण किया, कुछ गुफाओं का भी निर्माण किया था। जो आपको निर्माण किया था बराबर की पहाड़ियों के अंदर, आजीविकों, श्रमकों, श्रमणों, इनके लिए रहने के लिए निवास स्थान बनाया था बराबर की पहाड़ियों में। आजीविकों व श्रमणों के निवास स्थान हेतु बराबर की पहाड़ियों, कौन सी पहाड़ियों में? बराबर की पहाड़ियों में गुहाओं या गुफाओं का निर्माण किया। कितनी गुफाओं का निर्माण किया? 4 गुफाओं का निर्माण किया। कौन कौन सी? सबसे पहली है सुदामा, दूसरी है चापार, तीसरी विश्व झोपड़ी और चौथी है आपके कर्ण। आजीविकों और श्रमणों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किया। ये 4 गुफाएं क्रमशः है सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। एक बार वापस रिपीट कीजिए मेरे साथ ही, सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ये अशोक का था। अशोक के काल के बारे में और भी कुछ अपने 10वीं क्लास में इंपॉर्टेंट शब्द आए हुए हैं, उन सब की व्याख्या अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे लॉकडाउन में जो शिक्षा की कड़ी से अलग हो चुके छात्र हैं उनको भी फायदा पहुंच सके।